नमस्कार साथियों, स्वागत है KSG ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम प्रजामंडल की यात्रा पर चलेंगे और आज का हमारा प्रमुख टॉपिक क्या है? राजस्थान के प्रजामंडल। दोस्तों, आज इस प्रजामंडल के टॉपिक में हम जानेंगे राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल कौन कौन से हैं, इनका गठनकर्ता कौन है, इनके अध्यक्ष कौन है, कौन से वर्ष में इनका गठन हुआ, और साथ साथ जानेंगे प्रजामंडल के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। और इससे पहले जो भी कैंडिडेट चतुश्रेणी, रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, इन सभी एग्जाम्स की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल KSG ऑनलाइन स्टडी से आप जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आज का ये टॉपिक प्रजामंडल बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते आज के महत्वपूर्ण टॉपिक प्रजामंडल की ओर। तो प्रजामंडल का ये टॉपिक यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये जो मैप दिखाई दे रहा है आपको, ये स्टेट ऑफ द राजपूताना एजेंसी 1931 का है। कब का है? 1931 का ये मैप है। और अधिकतर जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं उन्हीं को राजस्थान की प्रजामंडल बना दिया गया था। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें होनी चाहिए। इनका जो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जो कंसेप्चुअल पार्ट, इसको हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका जो कंसेप्ट है, उसका बेसिक जो है वो हमें पढ़ना जरूरी होता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इस जो प्रजामंडल है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, और इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य और इसके लक्ष्य क्या थे। तो हम सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं। तो जो प्रजामंडल है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है प्रजा का संगठन या जनता का संगठन। तो पहले ये समझना होगा हमें कि इस प्रजामंडल की स्थापना क्यों हुई थी। प्रजा का मतलब क्या होता है? जनता, और मंडल यानी समूह या संगठन। तो ये जनता का संगठन क्यों बना था, तो इसका क्या उद्देश्य था, इसका क्या लक्ष्य था। तो जब प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी तो इस समय वहाँ यहाँ पर रियासती शासकों और जागीरदारों का शासक था। तो उनके बढ़ते हुए अत्याचारों और ये जो लगान, बेगार और अन्य शोषणकारी प्रथाएं थी, तो इनके विरुद्ध जनता को संगठन करना इसका मूल उद्देश्य था। क्योंकि जनता इनके जो कर, लगान, बेगार और इनकी जो शोषणकारी नीतियां थी इनसे परेशान थी। तो इनके विरुद्ध जनता को क्या करना था? संगठित करके इनका विरोध करना था। और साथ ही साथ इस समय ब्रिटिश शासन था, तो उस समय लोकतांत्रिक और उत्तरदायी शासन की भी स्थापना करना था। यह इसका मूल लक्ष्य था, ब्रिटिश भारत के समान लोकतांत्रिक और उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और जनता को उनके मौलिक अधिकार प्राप्त करवाना। यह इसका मूल लक्ष्य था। तो शायद समझ में आ ही गया कि प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था, कि उस समय की जो दमनकारी नीतियाँ थी तो उनके विरुद्ध जनता को संगठित करना, और इस प्रजामंडल का उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक और उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, जिससे जनता के प्रति एक उत्तरदायी सरकार हो और जनता के प्रति वो जवाबदेही हो, जनता को मूल अधिकार प्राप्त हो। तो इस कारण से इस प्रजामंडल का गठन किया गया। और साथ साथ वहाँ के जो जागीरदार थे, शासक थे, ब्रिटिश सरकार थी, तो इसका विरोध कर सके ताकि जनता को न्याय मिल सके, वो सुखी जीवन जी सके। ये रियासतों को स्वतंत्रता की मुख्य धारा से जोड़ना और स्वतंत्रता आंदोलन के साथ में समन्वय स्थापित करके रियासतों को स्वतंत्रता की मुख्य धारा से जोड़ना, इसका परिणाम निकला था। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब आगे। तो प्रजामंडल को पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको याद रखनी है। इसका जो मूल उद्देश्य था कि स्वशासन की जो मांग है उसको मजबूत करते हुए उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, और साथ ही साथ जो अखिल भारतीय देसी लोक राज्य लोक परिषद है ना, राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। कहाँ पर हुई थी? बम्बई में। ये यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये बम्बई है ना। तो बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी और
रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु किस कारण था? रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए अखिल भारतीय लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना बम्बई में 1927 में की गई। क्यों की गई थी? तो ये उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी। हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था सन 1938 में। यह होता सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, सुभाष चंद्र बोस, तो यह हुआ था सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। इस अधिवेशन के दौरान ये कांग्रेस का अधिवेशन था। किसका था? कांग्रेस का अधिवेशन था। तो इसका जो कांग्रेस का जो मंच है, तो इसे प्रथम बार जो प्रजामंडल है इसको समर्थन प्राप्त हुआ था। किसको प्राप्त हुआ था समर्थन? तो कांग्रेस के अधिवेशन में तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में प्रथम बार प्रजामंडल को समर्थन प्राप्त हुआ था। और इसी के साथ में एक तो बीकानेर, एक नाम है बीकानेर, दूसरा है भरतपुर और सिरोही, ये 3 रियासतें रही है ना। तो और इनके जो तीनों के ही जो प्रजामंडल है वो राज्य से बाहर, यानी बीकानेर, भरतपुर, सिरोही में नहीं, बल्कि बीकानेर का तो हुआ था कलकत्ता में, भरतपुर का हुआ था रेवाड़ी में, सिरोही का हुआ था बम्बई में। तो राज्य से बाहर इन 3 रियासतों के प्रजामंडल की स्थापना राज्य से बाहर हुई थी। कहाँ कहाँ पर हुई थी? एक तो कलकत्ता में, एक रेवाड़ी में और एक बम्बई में। राजस्थान के वे प्रजामंडल जिनकी स्थापना राज्य से बाहर हुई, तो वो कितने प्रजामंडल है? वो है 3 प्रजामंडल। कौन कौन से हैं? तो एक तो है बीकानेर, और एक है भरतपुर, और एक है सिरोही। तो इन 3 प्रजामंडल का जो जिनकी स्थापना है वो राजस्थान से बाहर हुई थी। कहाँ हुई थी? राजस्थान से बाहर इनकी स्थापना हुई थी। तो कहाँ कहाँ पर हुई थी? बीकानेर की हुई थी कलकत्ता में, भरतपुर की रेवाड़ी में और सिरोही की बम्बई में। तो इन्हीं को याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है। नेक्स्ट अब चलते हैं जयपुर प्रजामंडल की ओर। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 और इसका पुनर्गठन कब हुआ था? 1936 में। इसकी स्थापना हुई थी 1931 में। किसने की थी? कपूरचंद पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, लेकिन यह इतना प्रभावी नहीं हुआ था। कपूरचंद पाटनी ने इसकी स्थापना तो कर दी थी, लेकिन इनसे ये चला नहीं, इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो हीरालाल शास्त्री जी ये राजस्थान के दौरा किया था 1936 के अंदर। तो इन्होंने देखा कि प्रजामंडल में क्या क्या काम हुआ है या नहीं। तो देखा था कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हो गई थी, लेकिन कुछ अभी काम नहीं हुआ है। तो इन्होंने जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में इसका पुनर्गठन किया था 1936 में। तो स्थापना हुई थी 1931 में और इसका जो पुनर्गठन है वो हुआ था 1936 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, और कपूरचंद पाटनी जो 1931 में इसकी स्थापना की थी। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे कपूरचंद पाटनी, जमनालाल बजाज जो आगामी अध्यक्ष थे, हीरालाल शास्त्री जो जन नेता थे, चिरंजीव लाल मिश्र, टीकाराम पालीवाल और बाबा हरिश्चंद्र। आजाद मोर्चा का गठन किया था। क्या किया था? आजाद मोर्चे का इन्होंने गठन किया था। वो आगे देखेंगे क्यों किया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। और इस दौरान महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई थी वो कौन कौन सी हुई थी? 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। क्या हुआ था? पहला अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1938 में। इसके अध्यक्ष बने थे जमनालाल बजाज। कौन बने थे? जमनालाल बजाज। और अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। और कस्तूरबा गांधी इसकी मुख्य अतिथि बनी थी। और उसके बाद में 1940 में हीरालाल शास्त्री इसके अध्यक्ष बने थे। एग्रीमेंट हुआ था एक जिसका नाम है जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942। और ये क्यों हुआ था? तो हीरालाल शास्त्री
ये हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच में ये समझौता हुआ था, जो उस समझौते को नाम दिया गया था जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942। और इसके तहत जो क्या बातें हुई थी इनके बीच में, तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल ये दोनों ही चाहते थे कि इस प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखा जाए। भारत छोड़ो आंदोलन से इस प्रजामंडल को अलग रखा जाए। मिर्जा इस्माइल सोच रहे थे कि इस प्रजामंडल को इस आंदोलन से अलग रखा जाए, और साथ ही साथ जो ब्रिटिश सरकार थी, कौन थी? ब्रिटिश सरकार, वो इनके इस कार्य से नाराज नहीं हो। ब्रिटिश सरकार को ये खुश रखना चाह रहे थे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम हीरालाल शास्त्री के साथ में एक समझौता कर ले, जिसके तहत ये जो प्रजामंडल है इसका प्रभाव इस आंदोलन का प्रभाव ना पड़े। हीरालाल शास्त्री जी का सोचना था शांति से ही सभी कार्य हो सकते हैं, और साथ साथ इस प्रजामंडल को वो भारत छोड़ो आंदोलन से अलग ही रखना चाह रहे थे और शांति से समझौता करना चाह रहे थे। तो ये बात बाबा हरिश्चंद्र को ये समझौता ठीक नहीं लगा, और इस कारण से उन्होंने एक मोर्चे का गठन किया था जिसका नाम था आज़ाद मोर्चा। इसका उन्होंने गठन किया था, और जिसके बाद में इस प्रजामंडल के ये जो प्रजामंडल है ये दो टुकड़ों में बंट गया था, और इस प्रजामंडल को उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन से जोड़ दिया था। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि हीरालाल शास्त्री जी का ये एग्रीमेंट इनको समझ में नहीं आया, और हरिश्चंद्र ने इस प्रजामंडल से अलग होकर के एक मोर्चा बनाया जिसका नाम था आज़ाद मोर्चा, और इस आज़ाद मोर्चे के तहत उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को जयपुर प्रजामंडल से जोड़ा। और इस प्रजामंडल की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि इसका जो मूल जो संदेश था वो था स्वदेशी अपनाओ और खादी का प्रयोग। ये इस प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य था। और साथ ही महिला का जो नेतृत्व किया था वो किया था दुर्गामती शर्मा ने। किसने किया था? दुर्गामती शर्मा ने महिलाओं का नेतृत्व किया था। और जो हीरालाल शास्त्री जी है उनका प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र जो इनकी आत्मकथा थी, इसको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनका जो हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा जो लिखित गीत था उसका नाम था उसका प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। ये इनका हीरालाल शास्त्री जी का लिखा हुआ गीत था। और चरखा संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। कब हुई थी? चरखा संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। चरखा संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो प्रजामंडल है वह मारवाड़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना हुई थी 1934 में। कब हुई थी? 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। जय नारायण व्यास के द्वारा जोधपुर में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे जय नारायण व्यास, जिनको शेर ए राजस्थान के नाम से जाना जाता है। भवलाल सराफ जो इस प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, और जगनराज चौपासनी वाला। आगे है, इस प्रजामंडल में की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1938 में। इसमें एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था ओला आंदोलन। मारवाड़ का ओला आंदोलन इसकी प्रमुख घटनाओं में से एक है। ओला आंदोलन का मतलब था कि इस जो बारिश के दौरान ओला आते थे, जिसके कारण फसलें खराब हो जाती थी। क्या हो जाती थी? फसलें खराब हो जाती थी। फिर भी जो शासक वर्ग थे और वहाँ के जो जमींदार थे वो कर वसूली करते थे। फसलों पर क्या करते थे? कर वसूली करते थे, जिसके कारण किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो इस समस्या से समाधान चाहने के लिए वो ओला आंदोलन चलाया था। तो ये इस आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता थी, और मध्य पुष्पों के निर्यात पर रोक लगाने की मांग की थी। बीकानेर का प्रजामंडल आंदोलन 1936, तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। किसने की थी? माघाराम वैद्य के द्वारा
इसकी स्थापना की गई थी, कहाँ पर की गई थी, तो कलकत्ता में। अभी पहले ही मैंने बताया था कि इसकी स्थापना राजस्थान के बाहर, राज्य से बाहर कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे पंडित मगाराम वैद्य, लक्ष्मण दास स्वामी, रघुवर दयाल। और इसकी जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसमें शामिल थी 1942 में रघुवर दयाल द्वारा बीकानेर राज्य परिषद का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? बीकानेर राज्य परिषद का गठन कब किया गया था? 1942 में इसका गठन किया गया था। किसने किया था? तो रघुवर दयाल गोयल ने इसका गठन किया था। और जन जागृति लाने के लिए चूरू के स्वामी गोपाल दास द्वारा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। नेक्स्ट है मेवाड़ प्रजामंडल उदयपुर, या उदयपुर प्रजामंडल या मेवाड़ प्रजामंडल, कोई सा भी नाम हो सकता है। तो 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से बलवंत सिंह मेहता के घर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो बने थे बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता को इस प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष बनाया था। प्रमुख नेताओं में थे माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, रमेश ओझा और लादू राम व्यास। महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो 1941 में माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1941 में हुआ था, और माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में, जिसमें आचार्य जेबी कृपलानी शामिल थे। मेवाड़ में हरिजन सेवा संघ की स्थापना भी की गई थी, और ये स्थापना की गई थी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। आगे बात करते हैं कोटा प्रजामंडल की। कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा और अभिनव हरि के प्रयासों से। प्रमुख नेताओं की बात करें तो पंडित नैनूराम शर्मा और अभिनव हरि इसके प्रमुख नेता थे। महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में, जिसका विलय बाद में कोटा प्रजामंडल में कर दिया गया था। एक प्रजामंडल बना था हाड़ौती प्रजामंडल 1934 में, जिस बाद में इसका विलय कर दिया गया था प्रजामंडल कोटा में। और उत्तरदायी शासन की स्थापना, हड़ताल और सत्याग्रह भी इसमें किए गए थे। बात करते हैं अलवर प्रजामंडल की, जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी पंडित हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा। पंडित हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा 1938 में इस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, जिसके प्रमुख नेता थे पंडित हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो इसमें छुआछूत निवारण संघ और वाल्मीकि संघ की जैसी संस्थाओं का इनकी स्थापना की गई थी। भरतपुर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी किशनलाल जोशी के प्रयासों से, और प्रमुख नेताओं में किशनलाल जोशी के साथ साथ में गोपीलाल यादव भी थे। 23 अक्टूबर 1939 को इस प्रजामंडल का नाम बदल करके प्रजा परिषद कर दिया गया था। आगे है करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1939 में त्रिलोक चंद माथुर और चिरंजीव लाल शर्मा कुंवर मदन सिंह के द्वारा की गई थी, और प्रमुख नेता थे त्रिलोक चंद माथुर। तो कब की गई थी इस प्रजामंडल की स्थापना? 1939 में। आगे है सिरोही प्रजामंडल 1939 में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। कब? गोकुल भाई भट्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1939 में। और गोकुल भाई भट्ट जिन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। आगे बात करते हैं शाहपुरा प्रजामंडल की, जिसकी स्थापना हुई थी 1938 में रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास के द्वारा, और इन्होंने माणिक्यलाल वर्मा से इसकी प्रेरणा मिली थी। महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो ये पहली रियासत थी जिसने राजा सुदर्शन देव के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो वो थी शाहपुरा रियासत। डूंगरपुर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1944 में भोगलाल पांड्या द्वारा की गई थी। भोगलाल पांड्या जिनको वागड़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, ये इसके मुख्य नेता थे, और गौरी शंकर उपाध्याय, हरिलाल जोशी भी इसके प्रमुख नेता या सहायक नेता थे। और आदिवासी और हरिजनों के उत्थान के लिए उन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी।
ये इस प्रजामंडल की महत्वपूर्ण घटना थी। बात करते हैं अब बांसवाड़ा प्रजामंडल 1944 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और प्रमुख नेता भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और साथ साथ विनोद चंद्र, कौन थे? विनोद चंद्र। विनोद चंद्र इसके अध्यक्ष थे। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रमुख प्रजामंडल और इन प्रजामंडलों का क्या महत्व था। तो प्रजामंडल के दौरान क्या हुआ, इनका महत्व के रूप में बात करेंगे हम। उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी, इसमें जनजागृति और राजनीति चेतना बढ़ी और राष्ट्रीय आंदोलन का इनसे जुड़ाव बढ़ा। सामाजिक सुधार हुए थे, किसान और जनजातियों को संगठन करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था और उत्तरदायी सरकार का गठन करना इसका, ये सभी बातें हैं जो उत्तरदायी शासन के महत्व में आती है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? आई होप कि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी। और ये आज की जो क्लास थी ये राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल थे। सभी प्रजामंडल इसमें शामिल नहीं है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रजामंडल जिनसे अधिकांश क्वेश्चन आते हैं तो हमने उन्हीं प्रजामंडल को इसमें शामिल किया गया है। और महत्वपूर्ण घटनाएं जो अधिकतर एग्जाम्स के अंदर इन घटनाओं का जिक्र जरूर मिला है, अधिकतर एग्जाम्स में ये घटनाएं आती है, तो अच्छे से इनको याद करना है। तो दोस्तों जिनको भी ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें और जो फर्स्ट बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आगे ऐसी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।